दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स के बीच में 3 सबसे कॉमन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म कौन से हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद से तीसरे नंबर पर ट्रू कॉलर का नाम आता है। दरअसल ट्रू कॉलर की पूरी दुनिया में करीब 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और उनमें से भी लगभग 74% यानी कि 220 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स अकेले भारत में हैं। अब हम सभी जानते हैं कि ट्रू कॉलर हम लोगों को कॉलर आइडेंटिफिकेशन और कॉल ब्लॉकिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रू कॉलर को हर एक नंबर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के बारे में आखिर कैसे पता चलता है? क्या वो इसके लिए लोगों के पर्सनल डेटा को चोरी करता है? और अपनी इन सर्विसेज के बदले में ट्रू कॉलर पैसे कैसे कमाता है? इन्हीं सभी चीजों के बारे में ही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ इट स्टार्टेड। दोस्तों, बाकी चीजों के बारे में बात करने से पहले हम यह जानते हैं कि ट्रू कॉलर की शुरुआत किस तरह से हुई थी, क्योंकि इस ऐप के डेवलप किए जाने के पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। दरअसल आज के टाइम में हमारे देश के बहुत से लोगों को यह लगता है कि ट्रू कॉलर एक इंडियन एप्लीकेशन है, लेकिन असल में ये एक स्वीडन की कंपनी है जिसे साल 2009 में एलन मामेदी और नामी जर्लिंगलम नाम के 2 दोस्तों ने शुरू किया था। एलन और नामी की पहली मुलाकात साल 2003 में स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान हुई थी, जहां एक दूसरे से मिलते ही इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और दोनों ने उसी समय यह तय कर लिया कि आगे चलकर वे साथ में ही कोई काम करेंगे। हालांकि इनकी दोस्ती होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि ये दोनों ही इमिग्रेंट्स थे जो कि ईरान से मूव करके स्वीडन आए थे। दरअसल नामी का जन्म ईरान के तेहरान शहर में हुआ था और साल 1987 के दौरान जब उनकी फैमिली ने स्वीडन में मूव किया तो फिर उस समय उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। वहीं एलन की अगर बात करें तो उनका परिवार यहाँ पर 1984 में शिफ्ट हुआ था और उनके शिफ्ट होने के लगभग 1 महीने बाद ही स्वीडन के एक रेफ्यूजी कैंप के अंदर वो पैदा हुए। अब परिवार की हालत अच्छे न होने की वजह से एलन ने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि साल 2004 में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी वे द फोन हाउस नाम की एक कंपनी में एज अ सेल्समैन पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। साथ ही पढ़ाई पूरी करने के बाद से साल 2006 में उन्होंने bidding.se नाम की एक ऑक्शन वेबसाइट भी बनाई थी, जिसको उन्होंने कुछ ही महीनों के बाद से एक अच्छी रकम में बेच दिया था। अब दोस्तों, यूं तो एलन और नामी ने ट्रू कॉलर को 2009 में लॉन्च किया था, लेकिन सही मायनों में ये इन दोनों की पहली कंपनी नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी इन्होंने 2 स्टार्टअप शुरू किए थे जो कि बुरी तरह से फेल हो गए थे। दरअसल हुआ यह कि कॉलेज खत्म होने के बाद से एलन और नामी ने यह तय किया कि वे एक साथ रहेंगे और जब वे दोनों एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे थे तो फिर उन्हें उस नए घर के लिए कुछ फर्नीचर खरीदने की जरूरत पड़ी। हालांकि इसके लिए जब उन्होंने मार्केट रिसर्च किया तो पाया कि उस समय स्वीडन में ऑनलाइन फर्नीचर खरीदने के लिए आइकिया वेबसाइट के अलावा और कोई भी दूसरा अच्छा ऑप्शन मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर उन दोनों को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, जिसे भुनाने के लिए उन्होंने साल 2007 में mobiljug.se नाम की एक वेबसाइट बनाकर मार्केट में लॉन्च कर दी। ये वेबसाइट असल में एक तरह की सर्च इंजन थी, जहां लोग फर्नीचर के साथ ही होम डेकोर से जुड़ी हुई सभी तरह के आइटम्स को सर्च करके उनके प्राइस को कंपेयर भी कर सकते थे। एलन और नामी दोनों को ही अपने इस पहले स्टार्टअप से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन काफी कोशिशें करने के बावजूद भी उनका यह स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वे दोनों अपना गुजारा करने के लिए एक कंपनी में जॉब करने लगे। अब इस जॉब के दौरान नामी को सिर्फ इमिग्रेंट होने की वजह से ही उनके बॉस के द्वारा कई बार रेशियली अब्यूज किया गया और वे अपने बॉस के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाते। वह कैसे भी करके अपने साथ हुए इस उत्पीड़न का बदला लेना चाहते थे और यहीं से उन्हें अपना अगला स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया आया। दरअसल एलन और नामी ने सोचा कि उनके जैसे ना जाने कितने ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो कि उत्पीड़न होने के बावजूद भी अपने बॉस के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाते होंगे। इसीलिए एक सोल्यूशन के रूप में उन्होंने jobit.se नाम की एक ऐसी अनोखी वेबसाइट बनाई जहां एम्प्लॉयज अपनी कंपनी व अपने बॉस को रेट और रिव्यू कर सकते थे। अब उनके इस स्टार्टअप को लोगों ने काफी पसंद किया और उन्हें काफी ज्यादा सराहना भी मिली, लेकिन फिर भी वो उस स्टार्टअप को उस लेवल तक स्केल नहीं कर पाए जहां उन्हें सक्सेसफुल स्टार्टअप का टैग। अब हम जानते हैं कि कैसे 2 स्टार्टअप्स के फेल हो जाने के बाद से एलन और नामी ने ट्रू कॉलर को बनाया। दरअसल असफलताओं के बाद से दोनों दोस्त कुछ समय के लिए अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और उस टाइम एलन एक ऐसी जॉब किया करते थे जहां उन्हें बहुत सी इंटरनेशनल कॉल्स अटेंड करनी पड़ती थी
और इंटरनेशनल नंबर होने की वजह से कई बार वो अपने फोन पर आने वाली कॉल्स को पहचान ही नहीं पाते थे कि उनमें से कौन सी कॉल उनके काम की है और कौन सी स्पैम। और इस प्रॉब्लम की वजह से ही वो काफी परेशान रहते थे। और दोस्तों ऐसा ही हाल कुछ नामी का भी था, जहां वो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के नए नंबर से आने वाली कॉल्स को पहचान नहीं पाते थे। अब एक दिन ये दोनों अपनी इसी प्रॉब्लम के बारे में ही एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। तभी इनके मन में यह आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिससे लोगों को कॉल रिसीव करने से पहले ही यह पता चल जाए कि वो कॉल कौन कर रहा है। बस फिर क्या था, दोनों ने तुरंत ही नेशनल फोन डायरेक्टरी का डेटा उठाया और इस एप्लीकेशन को बनाने का काम शुरू कर दिया। और दोस्तों इस तरह से लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद से आखिरकार वे दुनिया की पहली कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप को बनाने में कामयाब हो गए, जिसे कि उन्होंने ट्रू कॉलर का नाम दिया। अब उस समय एलन और नामी दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं था कि उनकी यह एप्लीकेशन चल पाएगी या नहीं। इसीलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने ट्रू कॉलर को एक ऑनलाइन फोरम में पोस्ट कर दिया। और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इतना जबरदस्त आया कि वे दोनों पूरी तरह से हैरान रह गए। दरअसल पहले ही हफ्ते में ट्रू कॉलर को 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था। ऐसे में लोगों का ये जबरदस्त रिस्पांस देखकर एलन और नामी को भी यह कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो बिना डरे अपना फुल टाइम इसी एप्लीकेशन को ही स्केल करने में लगा सकते हैं। अब शुरुआत के कुछ सालों में उन्होंने इस ऐप को स्वीडन के अलावा लेबनान और जॉर्डन जैसे कुछ देशों में फैलाया। लेकिन जैसे ही इस ऐप ने इंडियन मार्केट में एंटर किया तो इसके ग्रो करने की रफ्तार सैकड़ों गुना तेज हो गई। और इसके बाद से ट्रू कॉलर ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाउ डज ट्रू कॉलर वर्क्स? अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रू कॉलर आखिर काम कैसे करता है और उसके पास हर एक नंबर की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। दरअसल इसके लिए ट्रू कॉलर पहले तो जितनी भी पब्लिक फोन डायरेक्टरीज हैं उन सभी का डेटा अपने क्लाउड में स्टोर करता है। इसके अलावा जब कोई यूजर ट्रू कॉलर को अपने फोन में इंस्टॉल करता है तो फिर उस यूजर को इस ऐप की सर्विसेज लेने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन देनी पड़ती है। और दोस्तों इस तरह से यह ऐप अपने हर एक यूजर के कॉन्टैक्ट्स और स्पैम कॉल्स के डेटा को अपने क्लाउड में स्टोर कर लेता है। यानी कि ट्रू कॉलर को यूज करने के लिए लोगों को अपनी प्राइवेसी के साथ समझौता करना ही पड़ता है। अब जब किसी यूजर को अननोन नंबर से कॉल आता है तो फिर ट्रू कॉलर इंटरनेट का इस्तेमाल करके तुरंत उस नंबर को अपने डेटाबेस में सर्च करता है और उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है वो उस यूजर को उसकी स्क्रीन पर दिखा देता है। साथ ही जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे ट्रू कॉलर का ये डेटाबेस और भी ज्यादा बड़ा और एक्यूरेट हो जाता है। हाउ डज ट्रू कॉलर मेक मनी? तो दोस्तों अब आखिर में सवाल यह आता है कि ट्रू कॉलर अपने इन सर्विसेज के बदले में पैसे कैसे कमाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2016 से पहले तक ट्रू कॉलर कोई भी पैसा नहीं कमाता था। लेकिन आज के समय में ये 3 अलग अलग तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है एडवर्टाइजिंग, जहां ये अपने करोड़ों यूजर्स को ऐप के अंदर ऐड दिखाकर रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा ट्रू कॉलर अपने यूजर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी सेल करता है, जिसमें ये यूजर्स को कई तरह के स्पेशल फीचर्स ऑफर करता है। इसके अलावा ट्रू कॉलर अलग अलग बिजनेसेस के साथ में भी काम करता है, जो कि इसके रेवेन्यू जनरेशन का तीसरा तरीका है। दरअसल अमेजन, फ्लिपकार्ट और उबर जैसी कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके एग्जीक्यूटिव व ड्राइवर्स आदि जब लोगों को कॉल्स करते हैं तो कई बार लोग स्पैम कॉल समझकर उनकी कॉल को बिना रिसीव किए ही कट कर देते हैं। ऐसे में ट्रू कॉलर इन बिजनेसेस को यह सर्विस प्रोवाइड करता है कि जब भी इनका कोई एग्जीक्यूटिव किसी व्यक्ति को कॉल करता है तो फिर उस व्यक्ति के फोन में ट्रू कॉलर पर उसका नाम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव या फिर ड्राइवर शो होता है, जिससे कि लोगों को पता चल जाता है कि वो कोई स्पैम कॉल नहीं बल्कि अमेजन के डिलीवरी बॉय या फिर उबर के ड्राइवर का कॉल है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रू कॉलर आज इन 3 अलग अलग तरीकों से पैसे कमाता है। हालांकि प्राइवेसी के नजरिए से बहुत से लोग इसे सबसे अनसेफ एप्लीकेशंस में भी शुमार करते हैं और इसके लिए ट्रू कॉलर को अक्सर आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ट्रू कॉलर के ग्रो करने की रफ्तार में कोई भी कमी नहीं आई है और समय के साथ ही इस एप्लीकेशन का यूजर बेस लगातार बढ़ता ही जा रहा है।